हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 मई को 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है 10 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीड अ डिज़ाइन चेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आयुष्मान भारत के जो कंपोनेंट हैं दोनों, उनके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या इश्यूज हैं उस पर चर्चा की जाएगी। उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे जो क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, हालांकि सॉल्यूशन रेडिकल सॉल्यूशंस लग रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल आया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द विश्व बंधु। ये आर्टिकल हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी एस जयशंकर जी ने लिखा है। अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने लायक है। इनफैक्ट आप एक बार रीड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने भी आपको क्लियरली सारे पॉइंट्स इसमें समझा दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस क्या है, कहाँ पर फैला हुआ है, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, किस किस तरह के वेरिएंट्स हैं जो कि अभी न्यूज़ में हैं, कितने टाइप्स के वेरिएंट हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। सिम्टम, वैक्सीन, सारी चीज़ें कवर की जाएगी। प्रीलिम्स 2024 में मंकी पॉक्स डिसीज़ थीम के अंदर पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है 10 पीएमजे नीड अ डिज़ाइन चेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस स्कीम से रिलेटेड चीज़ें आपको GS3 में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात करेंगे। आपको मेंस में डायरेक्टली इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च की गई थी एज ए आयुष्मान भारत के नाम से, और ये योजना के ऑलमोस्ट 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मेंस में एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है, डू यू एग्री दैट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नीड अ डिज़ाइन चेंज। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें डील कैसे करना है, इस आर्टिकल के थ्रू हम इसे एड्रेस करेंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी तक के आयुष्मान भारत पर प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 5 साल हो चुके हैं, स्कीम भी पुरानी हो चुकी है और अब लोग भूल भी चुके हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार आपको प्रीलिम्स में भी आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में क्वेश्चन आ जाए। आयुष्मान भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना। ये कैसे अचीव किया जा सकता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है? इट मीन्स दैट ऑल पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम क्वालिटी हेल्थ सर्विस वेयर एंड व्हेन दे नीड देम विदाउट सफरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप। सरकार का जो पर्पस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी हेल्थ सर्विस चाहता है, जिसे हेल्थ सर्विस की ज़रूरत है, उन्हें वो हेल्थ सर्विस सस्ते दामों में इवन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर होगा। चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, हर पर्सन को हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करना ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहलाता है। और सरकार यही कोशिश कर रही है, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है कि सारे लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पुअर हो या रिच हो। और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू किया गया था 2018 में। जो स्कीम है उसके 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसका मेन पर्पस है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस में क्या होगा, जनरली आपको बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो जनरली जब आप OPD में जाएंगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो उसे हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस ही मान के चलते हैं। लेकिन इन केस आप गए, आपका पूरा डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद आपको दवाई दी गई लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं, उसके बाद और बहुत सारे टेस्ट होंगे,
और फिर पता चलता है कि आपको कोई सर्जरी करानी पड़ रही है या कुछ इश्यूज़ हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और फिर इसको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए आपको बेहतर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है। तो जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का काम है वो दूसरे कंपोनेंट का काम है। किसका काम है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, जिसका मेन पर्पस क्या है? हर फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करना हर साल। इसका मतलब क्या है कि आपके कोई भी फैमिली मेम्बर को अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसमें खर्चा आएगा, जैसे कि सर्जरी करानी है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का खर्चा आ रहा है, तो वो सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। वो सारा खर्चा जो है सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए जिस तरीके से आधार कार्ड होते हैं वैसे ही आरोग्य कार्ड बनाए गए हैं। वो कार्ड आपको दिखाना है एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, उसके बाद आपको एडमिट किया जाएगा। आपको जो भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जानी है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कैशलेस स्कीम है, कोई आपसे कैश नहीं लेंगे, सरकार जो है डायरेक्टली हॉस्पिटल को पैसा देगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये हेल्थ कवर जो है 5 लाख तक का हर फैमिली को हर साल प्रोवाइड किया जा रहा है। टोटल 12 करोड़ फैमिलीज़ इसमें इंक्लूड की गई है, बेनिफिशरीज फैमिली हैं। और टोटल देखें तो टोटल 40% ऑफ पॉपुलेशन को कवर किया है जो जनरली बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर अभी तक के 34.27 करोड़ आरोग्य कार्ड इशू किए गए हैं और लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम के अंदर ट्रीटमेंट लिया है। और सरकार के द्वारा 30,000 से अधिक एम्पेनल्ड हॉस्पिटल डिक्लेयर किए गए हैं। एम्पेनल्ड हॉस्पिटल मतलब क्या होता है? जहां जिन हॉस्पिटल्स में इस स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। सारे हॉस्पिटल्स में आपको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप सारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते। जो सरकार ने मार्क कर दिया है कि ये हॉस्पिटल में ही आप जा सकते हैं, उन्हीं हॉस्पिटल में जाकर आपको इलाज कराना पड़ेगा। इसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एम्पेनल्ड में पब्लिक भी है, मतलब सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। हालांकि पिछले 1-2 सालों में हमें कुछ इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका ये कहना है कि सरकार ने उनका करोड़्स ऑफ रुपीज़ का ड्यू अभी तक नहीं दिया है। लोगों का तो क्या है, वो आते हैं, इलाज कराते हैं, कार्ड दिखाते हैं, चले जाते हैं। मेन जो प्रॉब्लम जाती है वो हॉस्पिटल्स को जाती है, क्योंकि उन्हें पैसा सरकार से लेना होता है, क्लेम करना होता है। तो जब वो क्लेम करते हैं तो वो ड्यूज़ जो है उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके बहुत सारे पैसे अभी तक फंसे हुए हैं। और इसके अलावा हमें ये इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट को, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं वो पेशेंट्स को वापस भेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे। और ये सारे कौन से हॉस्पिटल्स हैं? जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उसकी डिज़ाइनिंग में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? ये सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इश्यूज़ हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले सप्लाई साइड इशू की बात कर ली जाए। ठीक, पहला प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक सेक्टर जो हॉस्पिटल हैं उनके साथ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। पब्लिक सेक्टर हैं तो ऑब्वियसली द मोमेंट आप गवर्नमेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें 3-4 चीज़ों की कमी होती है। पहली, लोग जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन नहीं होता है क्योंकि सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती। दूसरा, मोनोपोली बहुत ज़्यादा होती है और इसी के कारण करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि लोगों के पास मोटिवेशन नहीं होता, सैलरी नहीं होती, इंसेंटिव नहीं होते, तो इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। मटेरियल वेस्ट होना इस इनएफिशिएंसी के कारण और रिसोर्स का मिस एलोकेशन होना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं सरकारी संस्थानों में। और यही चीज़ हमें पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है। स्कीम अच्छी है, लोग उसका बेनिफिट उठाना भी चाहते हैं, सरकारी अस्पताल जा कर के एडमिट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को। और ये एक बहुत बड़ा इशू है इस स्कीम का। नेक्स्ट इशू क्या है? इवन जो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर आपको पब्लिक हेल्थ केयर फ्री में दी जानी चाहिए, वहाँ पर भी ये पूछा जा रहा है कि आपके पास आरोग्य कार्ड है या नहीं है।
इसका मतलब 2018 के बाद एक चेंज देखने को मिला है, स्पेशली सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल बनाए क्यों गए थे? उनका मेन पर्पस ही ये था कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और होल पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जिनके पास कार्ड होंगे उन्हें ही हेल्थ केयर सस्ते में प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन वाला अगर कोई इंसान है और वो सरकारी अस्पताल जा रहा है तो उसका हेल्थ केयर के लिए उसे खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है। और पहले क्या हुआ करता था, चाहे आप रिच बैकग्राउंड के हो, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आप लोअर मिडिल क्लास हो, जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन हो या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, सारे लोगों को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, सारे लोगों को जो हेल्थ केयर सर्विस थी वो फ्री में और अफोर्डेबल हेल्थ का सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी। अब जो है यहाँ पर डिस्टिंक्शन कर दिया गया है। अब जिनके पास कार्ड है सिर्फ उन्हें ही जो है सस्ते में और फ्री में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अब मान लीजिए किसी भी टेक्निकल रीजंस के कारण आपका जो क्लेम है वो क्लियर नहीं किया जाता है, आपको पूरी जो है इलाज कर दिया गया, आपका इलाज का बिल 1.5 लाख रुपए बन गया और आपका जो क्लेम था वो क्लियर नहीं हुआ, तो जो रिच फैमिली है वो तो मैनेज कर लेगी, समहाउ पेमेंट दे देगी। लेकिन जो अगर गरीब तबके का इंसान होगा, जो गरीब फैमिली को बिलोंग करता होगा, क्या वो उनके क्लेम रिजेक्शन के बाद ये खर्चा वहन कर पाएंगे? किस तरीके से जो है ये खर्चा दिया जाएगा? ऐसे में जो स्कीम है उसमें इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम दिल्ली मॉडल की बात करें तो दिल्ली मॉडल इस मामले में काफ़ी अच्छा है। अगर आप दिल्ली मॉडल में किसी भी सरकारी, है ना, दिल्ली के जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाएं, आप जो भी टेस्ट कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सारी हेल्थ केयर सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है दिल्ली के अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप रिच फैमिली से आएँ, चाहे आप पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका एड्रेस चाहिए होता है और आपको बेहतर हेल्थ सर्विस, फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है लोगों में। अगर आप हॉस्पिटल गए हैं, सरकारी है, तो उसका काम है आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसे ख़त्म करना। जो अननेसेसरली आपका हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर लग रहा है, जो जिसके कारण आपको फाइनेंशियल जो है आपको हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, वो सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने का काम जो है दिल्ली सरकार ने किया है। और ये मॉडल ज़्यादा बेहतर हो सकता है आगे अगर हम जाएं तो। आगे अगर हम इसमें जो चेंजेस हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उसमें कुछ किया जाए तो ये हमारा एक इशू हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अभी तक हमने डिमांड साइड इश्यूज़ की बात की, अब हम सप्लाई साइड इशू की बात कर लेते हैं। सप्लाई साइड इशू की अगर हम बात करें तो टोटल 43% जो हॉस्पिटल हैं एम्पैनल्ड किए गए हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और रेस्ट जो है 57 सरकारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं। तो जनरली ये बिलीव है लोगों का कि जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं सरकारी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के कंपैरिजन में। और ये परसेप्शन कई हद तक सही भी है। अगर आप जाएं तो पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, बहुत गंदगी होती है। वहीं आप प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल जाएं, साफ़ सुथरा अस्पताल है, नए इक्विपमेंट्स होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ आपको नहीं दिखने मिलता और कहीं ना कहीं परसेप्शन यहीं से जो है क्रिएट होता है। तो ये परसेप्शन होने के कारण क्या है, जो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल आपके घर के पास भी है तो भी लोग कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आरोग्य कार्ड दिखा रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये देखा गया स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में कि जो पेशेंट्स हैं वहाँ एडमिट होना चाहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। इस स्कीम के अंदर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उन्हें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा सप्लाई साइड इशू है। इसके रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीज़न है कैपेसिटी। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल पर एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि बिहार की बात करें, लगभग 10,000 फैमिली पर एम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है आपका यहाँ पर अलोकेट किया गया। इसका मतलब 10,000 फैमिली सिर्फ एक ही अस्पताल में जा पा रही है। अब एक साथ लेट से 10,000 फैमिलीज़ हैं और 5 पर्सन पर फैमिली हैं तो टोटल 50,000 लोग हो गए और 50,000 लोगों में 1,000 लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। पर क्या 1,000 बेड वहाँ पर होंगे उस अस्पताल में? इसके चांसेस बहुत कम है। तो जो कैपेसिटी है वो
इतनी ज़्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, एडुकेट नंबर ऑफ़ बेड्स नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है इतनी बड़ी डिमांड को कैटर करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण पेशेंट्स को वापस भेजना पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पेमेंट क्लेम किए जा रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा वो ड्यूज़ उनको मिल ही नहीं रहे हैं, और उस ड्यूज़ को मिलने में कई महीनों और सालों लग जा रहे हैं, और इसलिए भी जो नए पेशेंट्स हैं उनको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पुराने ड्यूज़ ही सरकार ने नहीं दिए। तीसरा क्या है, जो क्लेम है उसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, टेक्निकल रीजंस के कारण रिजेक्शन हो रहा है। अब प्राइवेट अस्पताल क्या करेंगे, जो भी गरीब आदमी होगा उसको इलाज दे दिया, उनका इलाज कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया और वो जो पर्सन है वो तो चले गए, है ना, उनको तो जो है आपने ठीक करके भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब क्लेम ही नहीं हो रहा है, उनका क्लेम रिजेक्शन हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट अस्पताल ने जो भी पैसा खर्चा किया, जो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की, उसका पैसा उनको मिल नहीं रहा है। अब पुअर पीपल तो देने से रहे, उनके पास जो है ये पैसे देने के लिए है ही नहीं, और सरकार दे नहीं रही है। तो इसलिए इतने झंझट में फंसने से अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर बोले कि नहीं भाई हमको चाहिए ही नहीं, जन आरोग्य वाले लोग यहाँ से वापस जाएं। तो ये 3-4 ऐसे कुछ रीजंस हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने जो है कैप लगा के रखी है हर प्रोसीजर की कॉस्ट कितनी होगी। प्राइवेट सेक्टर वाले ये जो कैप लगा के रखें, जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्ट फिक्स करके रखें, इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। बोले कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती, ये सरकारी अस्पतालों में चलती है, और इसी कारण से जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो इस स्कीम के लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि आप चले जाइए। तो ये हमारे कुछ सप्लाई साइड इश्यूज़ हो जाएंगे और उसके कारण हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग का जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है और लोगों को पब्लिक सेक्टर पे भरोसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रमुख रीज़न है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और इसलिए वहाँ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और प्राइवेट सेक्टर सबको बाहर कर रहे हैं। नेक्स्ट इशू है परफॉर्मेंस डिस्पैरिटी अमॉन्ग स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हॉस्पिटल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एम्पेनल्ड हॉस्पिटल तो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनएक्टिव हो रखे हैं। यहाँ पर यूपी का उदाहरण दिया है, लगभग 39% ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि एम्पेनल्ड हैं लेकिन इनएक्टिव है, वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया ही नहीं जा रहा है। और पिछले 6 महीने देखें, पिछले 6 महीने की बात करें तो यूपी में केवल 50% एम्पेनल्ड हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं। इसका मतलब 50% जो हॉस्पिटल होंगे वो अभी भी इनएक्टिव हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो पेमेंट है वो बहुत ही फास्ट हो रही है, जो क्लेम है वो ड्यूज़ तुरंत ही दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर 45 डेज़ या उससे अधिक जो है डिले हो रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट में हमें अलग अलग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। ठीक, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला इशू क्या है, ये जो स्कीम है इसमें आउट पेशेंट केयर, डायग्नोस्टिक और ड्रग्स, ये तीनों चीज़ों को कवर नहीं किया है और इसी के कारण जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो लगभग अभी भी 50% के अराउंड है। हालांकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो 60-65% के अराउंड हुआ करता था, जो कि कम होके अब अराउंड 50% के आसपास आ गया है, लेकिन अभी भी ये ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब जो स्कीम है वो अभी भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। तो ये एक आपका इशू हो जाएगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम ज़रूर हुआ है लेकिन अभी भी 50% के अराउंड है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है। एक इशू आपका ये हो जाएगा कि जो आउट पेशेंट केयर है, डायग्नोस्टिक है और ड्रग, ये सारी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर, ये सारी चीज़ें नहीं दी जा रही है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट इशू क्या है, लो बजट एलोकेशन। यहाँ पर एक डेटा भी दिया हुआ है, इंडिया इज रैंक 67th आउट ऑफ 189 कंट्री इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जब भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाला इशू लिखोगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, 50% के अराउंड है, ये डेटा आप लिख दीजिएगा। एक स्टेटमेंट, एक ओपिनियन, आप जो भी लिखेंगे उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए एक डेटा भी लिखना होता है, तो ये डेटा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो हमारा अगला इशू क्या था, लो बजट एलोकेशन। सरकार के द्वारा जो स्कीम के लिए बजट एलोकेशन किया जा रहा है वो बहुत ही कम है और ये बहुत कम लो बजट एलोकेशन के कारण क्या हो रहा है, एक ये भी रीज़न है कि जो ड्यूज़ हैं प्राइवेट सेक्टर के, जो क्लेम्स हैं वो क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। अब होगा क्या, धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को इस स्कीम से बाहर कर लेंगे। इनिशियली मान लीजिए 20,000 हॉस्पिटल हैं, फिर 2,000 बचेंगे, फिर 200 बचेंगे, फिर 20 बचेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर
इस स्कीम में नहीं है तो इस स्कीम का मतलब भी नहीं है। ये स्कीम शुरू इसलिए की गई थी, मेन पर्पज़ ही ये था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है, लेकिन सरकार ये भी जानती थी कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो सारे लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकता और एफिशिएंटली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ केयर देने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने बोला कि तुम जो है हम पैसे दे रहे हैं, तुम हेल्थ केयर प्रोवाइड करो। तो मेन स्कीम ही इसलिए बनाई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जा सके और वो अच्छी हेल्थ केयर सभी लोगों को प्रोवाइड करें। अब प्राइवेट सेक्टर ही इस स्कीम से चला जाएगा तो इस स्कीम का रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो पहले ही हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट अब इशू हो गए कि अब सबके आरोग्य कार्ड की ज़रूरत हो गई है। पहले तो कोई पैसा ही नहीं लगता था, चाहे आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, रिच हो या पुअर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जाओ अस्पताल, आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर वो सरकारी अस्पताल है तो इस पूरी स्कीम का जो बेसिस है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है, और अगर वो बाहर हो जाएगा तो फिर पूरी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है, जो इश्यूज़ है उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिए हैं हालांकि थोड़े ड्रास्टिक और रेडिकल सॉल्यूशन है, पर आप लोग सुन लीजिए, आप ये सजेशन भी दे सकते हैं, अपना वे फॉरवर्ड में ये आंसर्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कि जो अभी इंश्योरेंस मॉडल है उसे चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें बाहर करिए और जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल और बेहतर इक्विपमेंट और कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो ये कही गई। अब प्राइवेट सेक्टर बाहर हो गए, पब्लिक सेक्टर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको आप एड्रेस करेंगे, पब्लिक सेक्टर को एम्पावर करेंगे और उसके बाद जो बजट बेस्ड एलोकेशन किया जा रहा है उससे शिफ्ट करके परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ सके। अब जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग जाएं, इलाज कराएं और फिर वो पैसा क्लेम कर सकते हैं और खुद जो है सस्टेनेबल हो सकते हैं। सरकारी जो बजट है, एलोकेशन है, वो उनको नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें खुद को सस्टेन करना है तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इस मॉडल में अगर शिफ्ट करते हैं तो वही सरकारी अस्पताल जो आज एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे और सारे लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल पाएगा और ये जो है चीज़ें अचीव की जा सकेगी। ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द विश्व बंधु। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, इसलिए आर्टिकल की इम्पोर्टेंस कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली आर्टिकल में बात करेंगे कि जो इंडिया को विकसित भारत बनाने का गोल है बाय 2047, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा और फॉरेन पॉलिसी किस तरह का रोल अदा कर सकती है इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है विज़न और उसके इम्प्लीमेंटेशन की। सबसे पहले एक विज़न देखना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसी प्लान को प्रॉपरली ग्राउंड पे डिलीवर करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो विज़न है और उसके इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब एक ऐसी सरकार जो कि स्टेबल हो, एक ऐसा लीडर जो कि सशक्त हो, एम्पावर्ड हो और पावरफुल हो, बहुमत की सरकार हो। इस तरह की सरकार की ज़रूरत पड़ेगी और उसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर होगी, तभी हम जो है प्रॉपरली जो विज़न और प्लान बनाए गए हैं उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, जिसका मेन पर्पस क्या होगा? टू प्रमोट इंडियाज़ नेशनल डेवलपमेंट। और 2014 के बाद से अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हम बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसके अराउंड सेंटर कर रही है? नेशनल इंटरेस्ट के अराउंड, भारत फर्स्ट के अराउंड। ये भारत फर्स्ट को हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं और एनडीए के दौरान
NDA-1 NDA-2 में ये फॉरेन पॉलिसी चेंजेस देखने को मिले हैं अकॉर्डिंग टू राइटर। फॉरेन पॉलिसी अच्छी कब बनाई जा सकती है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। तो ये सारे एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बेहतर फॉरेन पॉलिसी बनाई जा सकती है। मेनली जो फॉरेन पॉलिसी है उसके टारगेट क्या होते हैं, द टारगेट्स आर ऑफन इंक्रीजिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, मार्केट, टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ें हम फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। अभी तक के 2014 के पहले बोल सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में कई ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका फोकस नेशनल इंटरेस्ट नहीं था, जैसे कि इंटरनेशनल मॉरलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिए रहे थे। लेकिन अब जो है पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो नई रिजीम है, एनडीए की सरकार है, उसमें मेन फोकस उसका क्या हो गया है, भारत फर्स्ट और नेशनल इंटरेस्ट हो गया है। अब सारे जजमेंट नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लिए जा रहे हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अब जो है हम जहां हम खड़े हैं वहां पर हम प्रेशर भी हैंडल कर लेते हैं और किसी भी प्रेशर में नहीं आते हैं, किसी भी स्टैंड को लेने में हेजिटेट नहीं करते हैं और अपने रेलेवेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से असर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड एरेना में। और इसी को कहा गया है विश्व बंधु भारत। अभी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो इसे विश्व बंधु भारत बना रही है, जो कि मोदी जी की गारंटी भी है। और मोदी की गारंटी में, मैनिफेस्टो में विश्व बंधु भारत बनाने की बात की जा रही है। एक ऐसा भारत जो अपना खुद का ऑटोनॉमिक स्ट्रैटेजिक स्टैंड ले सके, जो किसी के प्रेशर में ना आए, एट द सेम टाइम अपने रेलेवेंस को कॉन्स्टेंटली असर्ट कर सके। ये हमारा विश्व बंधु भारत है। और ये विश्व बंधु भारत को अचीव करने के लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा इकोनॉमिक और नेशनल स्ट्रेंथ। उसमें भी फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। अगर हम देखें तो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के रिगार्डिंग हम लोगों ने काफ़ी जो है डेवलपमेंट किया है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन और रिसर्च में भी प्रोग्रेस की है। और उसमें भी फॉरेन जो पॉलिसी है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होने की ज़रूरत है। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया और यूएस के संबंध पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे हुए हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए भी जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसके लिए आपको बेहतर फॉरेन पॉलिसी और अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर्स की ज़रूरत है। जैसे इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और BIT मॉडल साइन किए हैं। इन्हीं के थ्रू हम बेहतर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर रहे हैं। जब तक कि आप इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होंगे, विकसित भारत तो बन ही नहीं सकते, सुपर पावर तो बनना छोड़ ही दीजिए। तो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक और नेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, इफेक्टिव डिप्लोमेसी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड सारी कंट्री आत्मनिर्भर बनना चाहती है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करना चाहती है। मेन रीज़न क्या है, हमारा जो है ज़्यादा डिपेंडेंस किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस किसी कंट्री पर नहीं होना चाहिए। और इसलिए सारी कंट्री आत्मनिर्भरता चाहती है। उसी तरीके से इंडिया भी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है। और यहीं पर इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो आता है और उसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और यहाँ पर बनाइए। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव भी आगे चल के शुरू किया जा सकता है, जिसमें आत्मनिर्भरता अचीव करने की बात की जा रही है। स्पेशली कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि सेमी कंडक्टर है ना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा IR 4.0 कौन ड्रिवन करेगा, आपका सेमी कंडक्टर चिप्स हैं वो ड्रिवन करेगी। तो सेमी कंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। हम चाइना पे रिलाई कर सकते हैं क्या, नहीं। ताइवान पे कर सकते हैं क्या, नहीं। कभी भी वॉर छिड़ सकती है इन कंट्रीज़ के बीच में और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट रुकेगा, इकॉनमी का डेवलपमेंट रुकेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और उसमें भी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हम बात करें और बेहतर जो है FDI अगर इंडिया में आता है और हमारे जो पार्टनर हैं वो सपोर्ट करते हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, तो हो सकता है कि इंडिया जल्द से जल्द समृद्ध हो और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो सके। इसके अलावा रिसर्च के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, उसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के जो डेमोग्राफी है उससे रिलेटेड। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इनका जो पोटेंशियल है उसे भी यूज़ करने के लिए फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि जॉब्स बहुत
कम है, ये तो फैक्ट है। इंडिया इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता जितने लेबर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, लेबर फोर्स में जो लोग इंक्लूड हो रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो जॉब्स क्रिएट हो रही है वहाँ पर लेबर इतने नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर एजिंग होती हुई दिख रही है। तो इंडिया जो है एज अ वर्कर जो है वहाँ जाके काम कर सकते हैं, इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पर एज ए लेबर काम कर सकते हैं। और इसके लिए उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि इंडिया के लोगों को की सेफ्टी का ध्यान रखें। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट एशिया कंट्री है, इज़राइल है, यहाँ पर जो लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया के लेबर सेफ़ रह सकें, उसके लिए एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया ने ऑलरेडी जो है रिसेंटली मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं यूरोपियन नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, ताकि हमारे जो लेबर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर जाके सही तरीके से काम कर सकें और उन्हें बेहतर जो है रिन्यूमरेशन और अच्छी जॉब्स मिल सके, प्लस वो सेफ़ भी रह सके। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि रेड सी में टेंशन देखने को मिली थी, स्वेज कैनाल ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं हमें पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिल रहे हैं और डी रिस्किंग करने की कोशिश की जा रही है। तो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और सारी कंट्री अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, उसमें भी इंडिया सेंटर पॉइंट पे है। जैसे कि IMEC कॉरिडोर की बात करेंगे, जो इंडिया को यूरोप से, अटलांटिक से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। या फिर आप INSTC की बात करेंगे, जो ईरान से होते हुए रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। या फिर ट्राइलेटरल हाईवे की बात करेंगे, जो पैसिफिक तक इंडिया को लेके जा रहा है। ये ट्राइलेटरल हाईवे पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। तो हर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में इंडिया जो है सेंटर में है। अब ये सारी चीज़ें जो है किसकी सफलता रही है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले 10 सालों की, उसकी ये सफलता है। इवन हम सिक्योरिटी और पॉलिटिकल बैलेंस की बात करें तो उसमें भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, जैसे कि इंडिया ब्रिक्स में है, क्वाड में है, I2U2 में है, SCO में है, ईस्ट एशिया समिट, सब में इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो कोर कैलकुलेशन में रखा गया है। सब में इंडिया का इंटरेस्ट, इंडो पैसिफिक कहीं ना कहीं, इंडियन ओशन कहीं ना कहीं सेंटर्ड में है और इंडिया कहीं ना कहीं सेंटर में। तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, जो अभी तक के फॉर्मुलेट की गई है एक पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट में। और अगर इंडिया विकसित बनना चाहता है तो इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी प्लस इसी तरह का पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइटर। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है एमपॉक्स। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस पे आया है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। डिसीज़ थीम के अंदर आपको वायरल डिसीज़ मंकी पॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्री के हिसाब से ये आर्टिकल तैयार किया जाएगा, मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है, जिसे कॉन्गो DRC कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने रीसेंट आउटब्रेक को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जनवरी से अगर हम देखें तो लगभग 4,500 के आसपास केसेस सस्पेक्ट किए गए हैं और 300 के अराउंड जो है इस डिसीज़ के कारण डेथ हुई है। पिछले ईयर से अगर हम पिछले आउटब्रेक से कंपेयर करें तो जो डेथ नंबर है वो लगभग ट्रिपल हैं इस बार जो आउटब्रेक आया है उसमें। यहाँ पर हम मंकी पॉक्स डिसीज़ और वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। इट इज़ अ DNA वायरस। जो वायरस है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। जो कोविड था वो RNA वायरस था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, और ये DNA वायरस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन मंकी इन 1958। सबसे पहले मंकी में 1958 में देखा गया और उसके बाद जब लोग ह्यूमन हैं उनमें भी ये वायरस देखा गया, तब पता चला कि ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिसीज़ है ये जूनेटिक डिसीज़ है। जूनेटिक मतलब क्या होता है, एनिमल के थ्रू ये ओरिजिनेट होती है, एनिमल्स के थ्रू ये ओरिजिनेट होती है और ये ट्रांसमिट किस पे होती है, ह्यूमंस को। तो एनिमल टू ह्यूमन जो है ट्रांसमिशन होता है उसे हम जूनेटिक डिसीज़ बोलते हैं। ठीक, जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू होता है, रोडेंट और प्राइमेट्स के थ्रू प्राइमरली होता है ह्यूमंस के अंदर। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, स्पेशली अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और किसी
पर्सन को ये वायरस है, किसी पर्सन में वायरस है तो तुरंत वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे पर्सन में भी। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं? हेडेक हो रहा है लोगों को, फीवर हो रहा है, उनके हाथ में, उनके पैर में रैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं, छोटे छोटे पिंपल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स में होता था उसी तरीके से मंकी पॉक्स में भी छोटे छोटे पिंपल्स, छोटे छोटे रैशेस आपके हाथ में, पैर में, आपकी पीठ में, यहाँ पर रैशेस होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाना होगा तुरंत। जो नया वेरिएंट आया है कॉन्गो में, उसमें जेनिटल्स में भी जो है आपको रैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? सिम्टम्स हो जाएंगे। वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्सीन अवेलेबल है पर उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है और अवेलेबिलिटी है दोनों ही लिमिटेड है, ठीक। और जो कॉन्गो की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो दो काइंड्स की एमपॉक्स होते हैं, एक होता है क्लेड 1 और दूसरा है क्लेड 2। अभी जो कॉन्गो में फैला हुआ है वो क्लेड 2, जो दूसरा काइंड है वो फैला हुआ है। जो फर्स्ट वेरिएंट है क्लेड 1 वो बहुत सीवियर होता है और उसमें 10% लगभग फैटेलिटी रेट है। क्लेड 2 की अगर बात करें, जो रीसेंट आउटब्रेक 2022 में कॉन्गो में हुआ है, उसमें लगभग 99% लोग सर्वाइव कर चुके हैं। इसका मतलब जैसे ओमिक्रॉन था वेरिएंट जिसमें सारे लोग सर्वाइव कर गए थे, लेकिन इसका जो पहला और दूसरा वेरिएंट था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया था कोविड में, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो वेरिएंट हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। मंकी पॉक्स के बारे में यहाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।